जय हिंद छात्रों। आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के प्रथम चैप्टर दर्पण से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह। इनमें से बहुत से प्रश्न आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पत्रों पर। मॉडल प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प को चुनें। तो छात्रों, सभी प्रश्न में 4 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, उसे चुनना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। विकल्प ए में दिया हुआ आधी होती है, विकल्प बी में दिया हुआ दुगनी होती है, विकल्प सी में तिगनी होती है और विकल्प डी में है चौथाई होती है। इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, आधी होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। विकल्प ए में अवतल दर्पण से, विकल्प बी समतल दर्पण से, विकल्प सी उत्तल दर्पण से और विकल्प डी सभी दर्पण से। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। विकल्प ए में है 60 डिग्री, विकल्प बी में है 30 डिग्री, विकल्प सी में है 45 डिग्री और विकल्प डी में है 90 डिग्री। तो इसका सही विकल्प होगा 30 डिग्री। हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले हम एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण पर एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराती है और 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस पर एक हम अभिलंब खींचते हैं। अगर ये 60 डिग्री का कोण हुआ तो ये 30 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि टोटल कोण हमारे पास ये 90 डिग्री, इसलिए 60 और 60 में 90 में से 60 जाएगा तो ये बच जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, जब आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा, इसलिए हमारा सही विकल्प बी होगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कैसा होगा। विकल्प ए में है समतल दर्पण, विकल्प बी में है अवतल दर्पण, विकल्प सी में है उत्तल दर्पण और विकल्प डी में समतल उत्तल दर्पण। तो इसका सही विकल्प होगा बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। विकल्प ए में है उत्तल लेंस, विकल्प बी में है अवतल लेंस, विकल्प सी में है दोनों और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प ए में है उत्तल लेंस जो नहीं होगा, विकल्प बी में है अवतल लेंस ये भी नहीं होगा, दोनों ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा सही विकल्प डी होगा। तो अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। विकल्प ए में है अवतल दर्पण का, विकल्प बी में है उत्तल दर्पण का, विकल्प सी में समतल दर्पण का और विकल्प डी में है परवलयिक दर्पण का। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। विकल्प ए में ध्रुव के सापेक्ष, विकल्प बी में किसी भी नियत बिंदु के सापेक्ष और विकल्प सी में वक्रता केंद्र के सापेक्ष और विकल्प डी में फोकस के सापेक्ष। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, ध्रुव के सापेक्ष। अगला प्रश्न है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। विकल्प में है एम यानी आवर्धन बराबर 0, एम
यानी आवर्धन जो है छोटा होगा 1 से। विकल्प सी में है एम यानी आवर्धन जो है बड़ा होगा 1 से। और विकल्प डी में है आवर्धन 1 के बराबर होगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। विकल्प ए में उत्तल, विकल्प बी में है अवतल, विकल्प सी में समतल और विकल्प डी में है उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी अवतल। सही विकल्प हो जाएगा अवतल। अगला प्रश्न है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प ए में है समतल, विकल्प बी में है अवतल, विकल्प सी में है उत्तल और विकल्प डी में समतल तथा उत्तल। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी समतल तथा उत्तल। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। विकल्प ए में वास्तविक होती है, विकल्प बी में वास्तविक तथा सीधा होता है, विकल्प सी में वास्तविक और उल्टा होता है और विकल्प डी में है आभासी तथा बराबर होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होता है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। विकल्प ए में दिया हुआ 1, विकल्प बी में दिया हुआ 2, विकल्प सी में दिया हुआ 3 और विकल्प डी में दिया हुआ है 4। इसका सही विकल्प होगा 2 सही होगा। छात्रों यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। 2012 के कंपार्टमेंटल में, 2015 के एनुअल एग्जाम में और फिर 2015 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, इसलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। विकल्प ए में दिए हुए r बराबर 2r, विकल्प बी में दिया f बराबर r, विकल्प सी में दिए हुए f बराबर r/2 और विकल्प डी में दिए हुए r बराबर f/2। इसका सही विकल्प होगा f बराबर r/2। यह प्रश्न भी 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है। विकल्प ए में दिया हुआ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, विकल्प बी में दिया हुआ परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, विकल्प सी में दिया हुआ आपतन कोण बराबर विचलन कोण और विकल्प डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न हमारा है हवा में प्रकाश की चाल होती है। विकल्प ए में दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, विकल्प बी में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, विकल्प सी में दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, विकल्प डी में दिया है 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। विकल्प ए में मुख्य फोकस, विकल्प बी में वक्रता त्रिज्या, विकल्प सी में प्रधान अक्ष और विकल्प डी में है गोली दर्पण का द्वारक। तो इसका सही विकल्प होगा प्रधान अक्ष। हम इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चित्र पाते हैं। गोली दर्पण है, गोली दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा ये हो गया और ये केंद्र हो गया। केंद्र से परावर्तन पृष्ठ तक के बीच की दूरी जो कहलाता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और अगर इस दूरी को आगे बढ़ाया जाए तो ये कहलाएगा प्रधान अक्ष। तो हमारा सही विकल्प प्रधान अक्ष होगा। अगला प्रश्न है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। विकल्प ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, विकल्प बी में है अवतल दर्पण,
विकल्प सी में है उत्तल दर्पण और विकल्प डी में इनमें से सभी। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? विकल्प ए में दिया है वास्तविक और उल्टा, विकल्प बी में है वास्तविक और सीधा, और विकल्प सी में दिया हुआ है आभासी और सीधा, विकल्प डी में दिया हुआ है आभासी और उल्टा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? विकल्प ए में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, विकल्प बी में है -8 सेंटीमीटर, विकल्प सी में है +16 सेंटीमीटर और विकल्प डी में -16 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और ये उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 32 के आधा 16। और चूंकि दर्पण है जो उत्तल है इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हमारा सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। विकल्प ए में है धनात्मक ली जाती है, विकल्प बी में ऋणात्मक ली जाती है, विकल्प सी में कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी ऋणात्मक। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? विकल्प ए में है समतल दर्पण, विकल्प बी में है उत्तल दर्पण, विकल्प सी में है अवतल दर्पण और विकल्प डी में इनमें से सभी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? विकल्प ए में है समतल दर्पण, विकल्प बी में है उत्तल दर्पण, विकल्प सी में है अवतल दर्पण और विकल्प डी में है अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा है? विकल्प ए में केवल समतल, विकल्प बी में है या तो समतल अथवा उत्तल और विकल्प सी में केवल उत्तल और विकल्प डी में है केवल अवतल। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी या तो समतल अथवा उत्तल। अगला प्रश्न है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? विकल्प ए में है अवतल दर्पण, विकल्प बी में अवतल या उत्तल दर्पण, विकल्प सी में समतल दर्पण और विकल्प डी में है उत्तल दर्पण। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है। विकल्प ए में है सीधी रेखा में, विकल्प बी में है टेढ़ी रेखा में, विकल्प सी में किसी भी दिशा में और विकल्प डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए सीधी रेखा में। यह प्रश्न जो है 2020 के एनुअल एग्जाम में और 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यह प्रश्न तो 2011, 2015, 2016, 2017, 2021 के फाइनल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? विकल्प ए में दिया है समतल दर्पण, विकल्प बी में है उत्तल दर्पण, विकल्प सी में है अवतल दर्पण और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं।
इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। विकल्प ए में अनंत होती है, विकल्प बी में शून्य होती है, विकल्प सी में 100 सेंटीमीटर होती है और विकल्प डी में 50 सेंटीमीटर होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए, अनंत। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। हमारा पहला विकल्प है ध्रुव पर, विकल्प बी अनंत पर, और विकल्प सी वक्रता केंद्र पर, और विकल्प डी फोकस पर। तो इसका सही विकल्प होगा सी, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। विकल्प ए में सीधा एवं आवर्धित, विकल्प बी उल्टा एवं आवर्धित, विकल्प सी सीधा एवं हरासित, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सीधा एवं हरासित। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोली दर्पण कैसा है। विकल्प ए में है उत्तल, विकल्प बी में है अवतल, विकल्प सी में समतुलतल, और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिस गोली दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है वह दर्पण जो है उत्तल होती है, यह इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। विकल्प ए में है ऋणात्मक, विकल्प बी में है धनात्मक, विकल्प सी में ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, और विकल्प डी में है शून्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। विकल्प ए में दिया हुआ है r बराबर एफ, विकल्प बी में है r बराबर 2f, विकल्प सी में r बराबर 3f, और विकल्प डी में r बराबर r/2। तो इसका सही विकल्प बी होगा r बराबर 2f, क्योंकि f बराबर होता है r/2। अगर हम 2 को f से गुना कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2f बराबर r, यानी r बराबर 2f, बी विकल्प सही। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र कौन है। ए में दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये भी नहीं होगा। दूसरा में है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/v, ये भी नहीं होगा। विकल्प सी में है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, ये भी नहीं होगा। और चौथा विकल्प में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये विकल्प सही होगा, यानी डी विकल्प हमारा सही होगा। इस प्रकार से आपने 33 प्रश्नों को देखा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बढ़े और आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आता रहूं।